दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। इस समय हरिया का दिमाग उसके दिल के साथ बने संतुलन को धीरे धीरे खोता जा रहा था। बिंदिया की चिता को अग्नि की आहुति देकर वह घर की तरफ चला। जय अपने लड़खड़ाते कदमों से घर के चौखट तक तो पहुंच गया, लेकिन पछाड़ खाकर दरवाजे पर ही मुंह के बल गिर गया। दिन ढलने लगा था। पारो और गणेशी सुबह से ही बिना कुछ खाए अपनी प्यासी आंखों से लड़की की कुछ सुध पाने के लिए रास्ते पर आग लगाए बैठे थे। लेकिन जब उन्होंने हरिया को दरवाजे पर मूर्छी खाकर गिरते देखा तो मामला उनके लिए पेचीदा हो गया। पारो का तो मानो जी ही निकल गया हो। वह आंधी की तरह दौड़ी आई और उसने हरिया को उठाने की कोशिश की, लेकिन जब वह उसे न उठा सकी तो वह बाहर गली में सहायता के लिए दौड़ी। वहां से बिरमी मिल गया। इधर गणेश ने जब हरिया को अकेले देखा और देखा कि बिंदिया उसके साथ नहीं है तो उसके दिल पर भी दर्द की भारी चट्टान टूट पड़ी। वह बेचैन हो उठा। उसने अपनी बैसाखी उठाई और वह हरिया के पास लंगड़ाते हुए दौड़ा। अब तक बिरमी और पारो भी आ चुके थे। उन्होंने हरिया को उठाया और ले जाकर छप्पर की छांव में लिटा दिया। पारो ने दौड़कर घड़े से पानी निकाला और उसने हरिया के मुंह में डाला, जिससे हरिया के शरीर में कुछ बेचैनी सी हुई। और थोड़ी देर बाद हरिया ने अपनी समाधिवत लाल आंखें खोली, जिसे देखकर सभी ने चैन की सांस ली। पारो ने बिरमी से विद्या के बारे में पूछा तो बिरमी ने अनहोनी को बताना शुरू किया। बिरमी बताता जा रहा था और गणेशी का दिल डूबता जा रहा था। जब उसने सुना कि बिंदिया अब इस दुनिया में नहीं रही तो बेचारे पिता के दिल पर एक साथ ही सैकड़ों भाले चुभ गए। उसने अपना सिर पकड़ लिया और वह खाट पर गिर पड़ा। उसे इस समय ऐसा महसूस हुआ मानो उसके दिल को किसी ने चाकू से काटकर उसके शरीर से अलग कर दिया हो। बिरमी ने गणेशी की हालत देखी तो उसने उसे दिलासा दिया और धीरज बधाया और आगे का हाल कहा। लेकिन बिरमी ने ये न बताया कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी भी हुई है। पारो ने ये सुना अनहोनी तो उसका आंचल भी आंसुओं से भीग गया और उसने अपना सिर दरवाजे की चोटों पर रख दिया। सभी के सभी दर्द में डूबे हुए थे कि पुलिस की गाड़ी आई और मोहन को हरिया के दरवाजे पर डालकर चली गई। मोहन इस समय मूर्छा में था। पारो ने अपने कलेजे के टुकड़े का यह हाल देखा तो उसका ममता से तड़पते पैरों से तोड़कर मोहन के पास पहुंची। उसने मोहन के सर को अपनी गोद में रख लिया और विलाप करते हुए रोने लगी। हरिया ने लड़के की हालत देखी तो उससे उठा ही न गया। उसके पैरों में मानो दम ही न रहा हो और उसने यह सोचकर मन मार दिया कि शायद लड़का अब दुनिया में न रहा। बिरमी ने नाड़ी देखकर यह बताया कि नाड़ी अभी चल रही है तो सबके धीमे जी आया। उन्होंने उठकर मोहन को खाट पर लिटा दिया और मूर्छा से जगाने का प्रयास करने लगे। गणेशी ने बाप और बेटे की इतनी दीन हालत देखी तो उसकी लड़की के बारे में कुछ पूछने की हिम्मत ही न हुई। उसने यह भी शिकवा नहीं किया
कि हरिया कम से कम एक बार मुझे मेरे जिगर के टुकड़े के आखिरी दर्शन तो करा दिए होते। मैंने अपने दिल के दर्द को पछतावे की एक भारी शिला से ढक लिया और मन मार कर बैठ गया। लगभग 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन मोहरिया को अब भी होश न आया था। वह उन्होंने देर करने उचित न समझी। उन्होंने मोहन को बैलगाड़ी में लिटाकर उसे शहर की तरफ ले चले। बने से तो अभी चलने लायक न था, लेकिन ये बिरमी साथ चला। घर पर अकेला गणेश ही रह गया। वह घाट पर पड़ा दुनिया की याद में रात भर विलाप करता रहा और आंसू बहाता रहा, लेकिन वहां गणेशी के आंसुओं को पोंछने वाला कोई न था। भगवान ने भी उसे धोखा दे दिया था। शहर पहुंचते पहुंचते हरिया पारो और बिरमी को लगभग 8 बज गए। आज भी वही समय हो चला था जो कभी उस समय हुआ था जब हरिया दीनू और फुलवा को लेकर इस शहर में आई थी। गरीबी थी और सरकारी अस्पताल के सामने से गुजर रहे थे, इसलिए हरिया के कांपते मन ने एक बार और लालच आया और उसने सरकारी अस्पताल में मोहन को भर्ती कराने की सोची। लेकिन उसे अपना फैसला तुरंत उसी समय बदलना पड़ा जब उसने पारो की दीन आंखों में देखा। माँ की ममता ने लड़के की जान के साथ किसी प्रकार का दाम लगाने से साफ मना कर दिया और गाड़ी शहर के भीतर दूसरे अस्पताल में चलने को कहा। हरिया की भी कुछ ऐसी ही इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने गाड़ी को आगे शहर की तरफ बढ़ा दिया था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।